जय हिंद डियर फ्रेंड्स। आज है 23 अगस्त 2026 और 23 अगस्त 2026 को जितने भी करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उनको गौर करेंगे। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहे। आज मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, इसलिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन करेंट अफेयर्स की वही क्वालिटी आपके सामने लेकर के आया हूँ। सर्वाधिक क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आया हूँ। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी मेहनत के लिए वीडियो को लाइक करें। पहला क्वेश्चन है, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय नौसेना को तीसरा पनडुब्बी रोधी जलयान कौन सा सौंपा है? ए INS विक्रांत, बी मैकरोल, सी INS अरिहंत, डी INS मोरगुआओ। डियर स्टूडेंट, इसका सही आंसर है मैकरोल। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय नौसेना को तीसरा पनडुब्बी रोधी जलयान मैकरोल सौंपा है। नाम याद रखिएगा, मैकरोल याद रखिएगा। वैसे तो नौसेना को बहुत सारे जो अपना कहना चाहिए संस्थान है, बहुत सारी पनडुब्बियां बना करके देती है, लेकिन कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय नौसेना के लिए तीसरी पनडुब्बी बनाया है, जिसका नाम है मैकरोल। मैकरोल 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री से बना हुआ है, बिल्कुल देसी। जलयान पनडुब्बी रोधी अभियान है, मतलब पनडुब्बी को रोकने का एक कहना चाहिए यान है। ये पानी के भीतर निगरानी और बारूदी सुरंगों से बचाव रखेगा। मैकरो वाटर जेट प्रणोदन प्रणाली से संचालित है और यह अत्यधिक टारपीडो, पनडुब्बी रोधी रॉकेट, राडार और सोनार से युक्त है। हाँ, याद रखिएगा कि मैकरोल को कहाँ पर कमीशन किया गया है, तो ये गुजरात के जूनागढ़ जिले के तटीय शहर मैकरोल के नाम पर इसका नाम रखा गया है। याद रखिएगा, गुजरात का एक तटीय क्षेत्र है जूनागढ़। जूनागढ़ में एक तट है मैकरोल, और मैकरोल के नाम पर ही इसका नाम मैकरोल पड़ा है। अब बात आई है जहाजों की। तो अभी हाल ही में कौन सा जहाज किस कमीशन पर कमीशन किया गया है, चलिए देखते हैं। तो INS अंजदीप को पूर्वी नौसेना कमान चेन्नई में, जो कि बंगाल की खाड़ी में है, इसको कहना चाहिए कमीशन किया गया। INS तारागिरी को विशाखापट्टनम, जो कि पूर्वी नौसेना में है, बंगाल की खाड़ी में है, वहां पर कमीशन किया गया। INS दूनागिरी पूर्वी नौसेना कमान बंगाल की खाड़ी कोलकाता में कमीशन किया गया। INS संशोधक को पूर्वी नौसेना कमान बंगाल की खाड़ी कोलकाता में कमीशन किया गया। INS अग्रय, देखो दूनागिरी, संशोधक और अग्रय, ये तीनों को एक साथ किया गया था और एक ही जगह, पूर्वी नौसेना कमान बंगाल की खाड़ी कोलकाता में। हाँ, INS महेंद्रगिरी को जुलाई में विशाखापट्टनम में पूर्वी नौसेना कमान बंगाल की खाड़ी में कमीशन किया गया है। तो इनका नाम जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये। हाल ही में नोएडा में किस संस्था के नए इंटीग्रेटेड डायग्नोस्टिक सेंटर का उद्घाटन किया गया है? ए अपोलो हॉस्पिटल, बी महाजन इमेजिंग एंड ब्लेस, सी मैक्स हेल्थ केयर, डी कोर्टिस हेल्थ केयर। तो डियर स्टूडेंट, इसका सही आंसर है नोएडा में हाल ही में महाजन इमेजिंग एंड लेब्स ने एक इंटीग्रेटेड डायग्नोस्टिक सेंटर का उद्घाटन किया है। ठीक है, केंद्र में AI आधारित अल्ट्रा फास्ट 3.0 टेस्ला MRI और 16 स्लाइड CT स्कैन जैसी सुविधा इसमें उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही उद्यमिता पर राष्ट्रीय अभियान के दूसरे चरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, इसका पहला चरण कंप्लीट हो चुका है, अभी दूसरे चरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए केवल शहरी युवाओं को रोजगार देना, बी ग्रामीण महिलाओं की उद्यमिता को बढ़ावा देना, सी केवल कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना, डी ग्रामीण क्षेत्रों में नई पंचायतों का गठन करना। तो डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा, उद्यमिता पर राष्ट्रीय अभियान के दूसरे चरण का जो मुख्य उद्देश्य है वह है ग्रामीण महिलाओं को उद्यमिता को बढ़ावा देना, उनके छोटे छोटे रोजगार को बढ़ावा देना। उद्यमिता पर राष्ट्रीय अभियान का दूसरा चरण 21 नवंबर 2026 तक 3 महीने चलेगा। यह अभियान दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत शुरू किया गया है और अभियान का मुख्य उद्देश्य है 6 करोड़ लखपति दीदियां बनाने में योगदान करना।
अभियान में 50,000 सामुदायिक कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण को मंजूरी मिली है। 5 लाख स्व सहायता समूह की महिलाओं को उद्यमिता दिया जाएगा। 50,000 उद्यमिता को औपचारिक सहायता देने का लक्ष्य रखा गया है। 25,000 स्व सहायता समूह को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़ने का लक्ष्य है। हाँ, इसका पहला चरण पूछा जा सकता है कि उद्यमिता पर राष्ट्रीय अभियान का पहला चरण कब शुरू हुआ था? 12 जनवरी 2026 को, और दूसरा चरण शुरू हुआ है 21 अगस्त 2026 को, अभी हाल ही में लेटेस्ट में। कब तक चलेगा भैया ये? तो ये चलेगा 21 नवंबर 2026 तक। तो इतने पॉइंट जरूर याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज डेली करंट अफेयर्स को फॉलो करें। चलिए, ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक में किस घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई है? ए, दिल्ली घोषणा पत्र, बी, जयपुर घोषणा पत्र, सी, मुंबई घोषणा पत्र, डी, नई दिल्ली पर्यटन घोषणा पत्र। तो डियर स्टूडेंट याद रखिएगा, ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक हाल ही में जयपुर में संपन्न हुई थी, इसलिए जयपुर घोषणा पत्र को मंजूरी मिली है और ये मंजूरी दी गई है 21 अगस्त 2026 को। आपको बता दें कि 2026 में ब्रिक्स देशों की अध्यक्षता कर रहा है हमारा देश भारत। हाँ, बैठक में जयपुर घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से सम्मानित किया गया है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, पर्यावरण अनुकूल पर्यटन, कौशल विकास और सुविधाजनक यात्रा को जोर दिया गया है। बैठक की अध्यक्षता इस कार्यक्रम में की थी हमारे केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने। भारत ने ब्राजील, ईरान, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात के साथ पर्यटन सहयोग पर चर्चा भी किया है। आपको बता दें कि जयपुर घोषणा पत्र में जो उपदेश कहना चाहिए, जो निर्णय लिया गया है, वो आने वाले समय तक लागू होगा। अब बात आई ब्रिक्स देशों की बैठक की, तो अभी अगस्त माह में किस किस जगह में कौन कौन से मंत्रियों की बैठक हुई है, चलिए देखते हैं। 4 अगस्त को लखनऊ में बैठक हुई ब्रिक्स नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर हेड्स की, और ब्रिक्स एजुकेशन सीनियर ऑफिशियल्स की जो मीटिंग हुई वो भुवनेश्वर में हुई। ब्रिक्स एजुकेशन मिनिस्टर की जो मीटिंग हुई वो भी भुवनेश्वर में हुई, और ब्रिक्स इंडस्ट्री मिनिस्टर की जो मीटिंग हुई, इसके अध्यक्ष पीयूष गोयल जी थे, जयपुर में हुई। और ब्रिक्स ट्रेड मिनिस्टर की जो मीटिंग हुई वो भी जयपुर में हुई। भोपाल में कल्चरल जो मिनिस्टर है, सांस्कृतिक मिनिस्टर की बैठक हुई भोपाल में। जयपुर में ब्रिक्स फाइनेंस मिनिस्टर की बैठक हुई 12 से 13 अगस्त को, और गोवा में ओशियन पोलर साइंस एंड टेक्नोलॉजी वर्किंग ग्रुप की बैठक हुई गोवा में। वहीं पर ब्रिक्स इन्वायरमेंटल वर्किंग ग्रुप और इन्वायरमेंटल मिनिस्टर की जो मीटिंग हुई थी 17 से 18 अगस्त को नई दिल्ली में हुई थी। और अभी हाल ही में लेटेस्ट ब्रिक्स ICT ट्रैक के अंतर्गत ICT वर्किंग ग्रुप और डिजिटल ब्रिक्स फोरम और कम्युनिकेशन मिनिस्टर की जो मीटिंग हुई है पुणे में हुई है, ये 3 दिन चली है, तो इनका नाम जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला धमाकेदार क्वेश्चन है ये, भारत की मेजबानी में ब्रिक्स युवा कार्य और खेल मंत्रियों की जो बैठक है किस शहर में आयोजित हुई? महत्वपूर्ण है, ए, नई दिल्ली, बी, विशाखापट्टनम, सी, हैदराबाद, डी, भुवनेश्वर। तो डियर स्टूडेंट, इसका सही आंसर है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम ब्रिक्स युवा कार्य मंत्रियों की बैठक का जो आयोजन हुआ कब हुआ है? 22 अगस्त को। कहाँ पर हुआ? विशाखापट्टनम में। और ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक का जो आयोजन हुआ 23 अगस्त 2026 को आयोजित हुआ। दोनों बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री मनसुख मांडवी जी ने किया। राज्य रक्षा मंत्री खड़गे भी इस बैठक में शामिल हुए। मंत्रियों में बैठक में युवा कौशल, शिक्षा, रोजगार और उद्यमिता पर चर्चा हुई। खेल मंत्रियों की बैठक 11 ब्रिक्स देशों के मंत्रियों प्रतिनिधि खेलों के बीच में हुई। तो महत्वपूर्ण पॉइंट जरूर याद रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने स्कूल शिक्षकों को पुरस्कार मिला है? देखो, 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है, और शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में जिन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाएगा उनके कितने शिक्षकों को दिया जाएगा इस बार? ए, 40, बी, 45, सी, 48, डी, 50। डियर स्टूडेंट, इसका सही आंसर है 48। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 सितंबर को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रपति शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। यह राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 48 स्कूल शिक्षकों को दिया जाएगा। शिक्षकों का चयन जिला एवं राष्ट्रीय स्तर की तीनों चरणों की प्रक्रिया में शुरू होगा। पुरस्कार पाने वाले जो शिक्षक हैं 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों में मिलकर के दिया जाएगा। पुरस्कार में 26 पुरुष टीचर है और 22 महिला टीचर इसमें शामिल की गई है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सरकार ने 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए किन किन दवाओं के
फिक्स डोज कॉम्बिनेशन के निर्माण और बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये तो न्यूज़ सभी के लिए है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ए पैरासीटामोल और आइबुप्रोफेन, बी क्लोरोपेरिनाइमिन टेमेटल और फिनाइल एरिन हाइड्रोक्लोराइड, सी है एमोक्सिसिलिन और कैलेविलेनिक एसिड, डी है एजिथ्रोमिनिन और पैरासीटामोल। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो सही आंसर है वो है क्लोरोफेरिनाइमिन मेंटेन और फिनाइल एप्रिन हाइड्रोक्लोराइड। ये सरकार ने 4 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए इन दवाओं को कॉम्बिनेशन पर प्रतिबंध लगा दिया है, बिक्री पर, वितरण पर और निर्माण पर भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाँ और एक चीज़ याद रखिएगा, खांसी की सिरप, खांसी और अन्य सिरप की ओवर द काउंटर बिक्री जून 2026 में लागू हुए 5वें संविधान संशोधन के नियम के अंतर्गत बिना डॉक्टर के पर्चे के सीधे मेडिकल स्टोर से नहीं दी जा सकेगी। अगला क्वेश्चन है, 11वें ब्रिक्स लीगल फोरम को नई दिल्ली में किसने संबोधित किया? ए न्यायमूर्ति D.Y. चंद्रचूड़, बी न्यायमूर्ति सूर्यकांत, सी न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, डी न्यायमूर्ति B.R. गवई। तो डियर स्टूडेंट, इसका सही आंसर है न्यायमूर्ति सूर्यकांत। 11वें ब्रिक्स लीगल फोरम का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। फोरम को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत से संबंधित है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने समय पर न्याय देने वाली न्याय व्यवस्था को वैश्विक बढ़ावा देने का प्रयास किया। क्वेश्चन ये बनता है कि 11वें ब्रिक्स लीगल फोरम का जो आयोजन हुआ कहाँ पर हुआ? सही उत्तर है नई दिल्ली। इसकी अध्यक्षता भारत की ओर से किसने की? ये क्वेश्चन बन सकता है। डियर स्टूडेंट, इसका आंसर है न्यायमूर्ति सूर्यकांत। चलिए आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला मृदा संरचना मानचित्र किस संस्थान ने विकसित किया है? भारत का पहला मृदा संरचना मानचित्र, ए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, बी राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग ब्यूरो NBSSNLUP, सी भारतीय मृदा जल संरक्षण संस्थान IISWC और डी है केंद्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान। तो डियर स्टूडेंट, मृदा संरचना को मानचित्र पर प्रदर्शित किया है, इनका आंसर है राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग ब्यूरो, जिसे NBSSNLUP कहा जाता है और ये काम करता है कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत, ICR के अंतर्गत काम करता है। और इसका जो मुख्यालय है राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग योजना ब्यूरो का जो मुख्यालय है नागपुर में है। और नागपुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। याद रखिएगा, यह मृदा मानचित्र 16 जुलाई 2026 को जारी किया गया है। तो एक पुराना है लेकिन इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स था, इसलिए आपके सामने हमने इसे लाया। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में चहलकदमी करने वाली पहली फ्रांसीसी महिला कौन बनी है? ए जेसिका मीर, बी सोफी एडेनोट, सी अनिल मेनन, सी डी सुनीता विलियम्स। तो डियर स्टूडेंट, इसका सही आंसर है सोफी एडेनोट, जो कि पहली फ्रांसीसी महिला है और इन्हें 18 अगस्त 2026 को अंतरिक्ष में चहलकदमी की है। सोफी एडेनोट यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की अंतरिक्ष यात्री है। इन्होंने नासा के अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन के साथ स्पेस वॉक किया। यह स्पेस वॉक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के बाहर किया गया और अंतरिक्ष यात्रियों ने लगभग 6 घंटे 23 मिनट तक बाह्य अंतरिक्ष गतिविधियों में भाग लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 65वें सुब्रतो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किस शहर में किया गया है? ए मुंबई, बी कोलकाता, सी नई दिल्ली, डी भोपाल। तो डियर स्टूडेंट, इसका सही आंसर है नई दिल्ली। 65वां सुब्रतो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट नई दिल्ली में आयोजित किया गया। टूर्नामेंट का शुभारंभ 18 अगस्त 2026 को हुआ। उद्घाटन में डॉक्टर BR अम्बेडकर स्टेडियम नई दिल्ली में किया गया 65वां सुब्रतो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट। प्रतियोगिता में जूनियर बालिका वर्ग है अंडर 17 और सब जूनियर बालक वर्ग है, जूनियर बालक वर्ग इसमें शामिल किया गया है। हाँ, सुब्रतो का भारत की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय स्कूल फुटबॉल प्रतियोगिता है। अब बात आई है फुटबॉल की, तो हाल ही में प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय दोस्ताना मुकाबला भारत बनाम ब्राजील के बीच में 3 अक्टूबर 2026 को लेक सिटी स्टेडियम कोलकाता में खेला जाएगा। वहीं भारत का शीर्ष महिला क्लब टूर्नामेंट, जिसे कहते हैं इंडियन महिला लीग, ये 3 सितंबर से चालू हो रहा है। ठीक है, और AFC एशियाई कप 2027 की मेजबानी सऊदी अरब द्वारा की जाएगी।
और फीफा महिला विश्व कप 2027 का आयोजन ब्राज़ील में किया जा रहा है। UEFA यूरो 2018 फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड में होगा। वहीं पर कब होगा? 2028 में सॉरी। फीफा विश्व कप 2030 की मेजबानी कौन कर रहा है भैया? स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को करेंगे। और शुरुआती मैच दक्षिण अफ्रीका के अर्जेंटीना, पराग्वे और उरुग्वे में होंगे। तो याद रखिएगा कौन कौन सी फुटबॉल प्रतियोगिताएं आने वाले समय में कहां कहां आयोजित की जाएगी, हमने आपको बताया। सॉरी। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में पहला कौशल महोत्सव, एक मिनट, हाँ क्वेश्चन है ये, पश्चिम बंगाल में पहला कौशल महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? ए कोलकाता, बी सिलीगुड़ी, सी बालूरघाट, डी आसनसोल। डियर स्टूडेंट्स, का सही आंसर है बालूरघाट। बालूरघाट पश्चिम बंगाल का पहला कौशल महोत्सव 18 अगस्त को शुरू किया गया। कहाँ पर आयोजन हुआ? बालूरघाट स्टेडियम, दक्षिण दिनाजपुर में। और इसे कौशल महोत्सव का आयोजन कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। आपको बता दें, अगर देश भर की बात करें तो यह देश भर में आयोजित होने वाला 11वां कौशल महोत्सव है। ठीक, हाँ, तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि 11वां कौशल महोत्सव भारत के किस स्थान पर शुरू किया गया है? ये क्वेश्चन बन सकता है। इसका आंसर होगा पश्चिम बंगाल का बालूरघाट स्टेडियम, दक्षिण दिनाजपुर सॉरी। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर नंदा मालिनी किस देश की प्रसिद्ध गायिका और संगीतकार थी जिनका 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया? ए भारत, बी नेपाल, सी श्रीलंका, डी बांग्लादेश। तो डियर स्टूडेंट, इसका सही आंसर है श्रीलंका। श्रीलंका की है नंदा मालिनी, जो कि श्रीलंका की प्रसिद्ध गायिका है। 23 अगस्त 1943 को श्रीलंका के अलुदगा में इनका जन्म हुआ था और 82 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। इन्होंने 1987 का एल्बम पावाना में सामाजिक न्याय और मानव अधिकारों की आवाज़ से संबंधित गाना गाए थे। कई सारे इन्होंने गाना गाया है। इनका नाम याद रखिएगा। किस क्षेत्र से संबंधित है? तो संगीत। और वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किन प्रसिद्ध व्यक्तियों का निधन हुआ है? चलिए जानते हैं। डेनिक हाकनी ब्रिटेन के हैं, चित्रकार हैं। एलन ग्रीन स्पेन अमेरिका के हैं और पूर्व फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष थे। सैमुअल न्यूजीलैंड के हैं और जेसिक पार्क के अभिनेता हैं। गाइन स्कॉट जाम्बिया के हैं, जो पूर्व राष्ट्रपति हाल ही में निधन हुआ है। ब्रेंडा फ्रिकर आयरलैंड के हैं, ऑस्कर विजेता अभिनेत्री हैं। और गायरफील्ड सोबर्स, ये है महान क्रिकेट ऑलराउंडर हैं। जॉन साइफर अमेरिका की प्रसिद्ध टीवी अभिनेत्री हैं। बेंस जॉन अमेरिका के अभिनेता और राजनीतिज्ञ हैं। जिनका हाल ही में निधन हुआ है वो किस क्षेत्र से संबंधित है, किस देश से हैं, ये जरूर याद रखिएगा। सॉरी, अगला क्वेश्चन है तो बता दिया शायद मैंने। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? ए 15 अगस्त, बी 23 अगस्त, सी 28 अगस्त, डी 5 सितंबर। तो डियर स्टूडेंट, इसका सही आंसर है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को हर साल मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 के लैंडर ने चंद्रमा की सतह पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग की थी इजीली। चंद्रमा 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र के निकट सफल लैंडिंग की थी। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस हम मनाते हैं। चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थल का नाम रखा गया है शिव शक्ति पॉइंट। पीएम इंटर्नशिप स्कीम इंडस्ट्री अवार्ड 2026 में ओवरऑल इंडस्ट्री चैंपियंस का पुरस्कार किसने जीता है? ए टाटा मोटर्स लिमिटेड, बी महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, सी टेक महिंद्रा लिमिटेड और डी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो पीएम इंटर्नशिप स्कीम इंडस्ट्रीज का अवार्ड जीता है महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड ने। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला बड़े पैमाने का बायोपॉलीमर प्लांट किस राज्य में शुरू किया है? जब भारत में पहला आता है तो इम्पोर्टेंट वो हो ही जाता है, तो ये भी पहला है तो ये भी इम्पोर्टेंट है। विकल्प है ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी गुजरात, डी कर्नाटक। डियर स्टूडेंट, इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। धमाकेदार क्वेश्चन है ये। यह प्लांट उत्तर प्रदेश के लखीमपुर के खीरी जिले के कुंभी में स्थापित है। ठीक, और इसमें 3080 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इसमें मुख्य रूप से कच्चे माल के रूप में गन्ने का उपयोग किया जाएगा। आज के करेंट अफेयर्स की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। करके करेंट अफेयर्स का रिवीजन आपके सामने करते हैं।
22 अगस्त के करंट अफेयर्स कुछ इस प्रकार थे कि विश्व प्लांट मिल्क दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? सही उत्तर है सी 22 अगस्त। अगला क्वेश्चन था, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ दूरसंचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी ICT के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किया है? सही उत्तर है ब्राजील। अगला क्वेश्चन है, खान और खनिज विकास एवं विनिमय संशोधन विधेयक 2026 को संसद के दोनों सदनों में कब पारित किया? सही उत्तर है 13 अगस्त। अगला क्वेश्चन है, हालिया में जाम्बिया के पुनः राष्ट्रपति कौन बने हैं? सही उत्तर है हाकाइंडे हिचिलेमा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? पुणे में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उड़ीसा के किस प्रसिद्ध पार्श्व गायक का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया? सही उत्तर है प्रणय पटनायक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मूल्यवर्धित तिलापिया उत्पादों का निर्यात शुरू करने वाला भारत का पहला अंतर्देशीय राज्य कौन सा बना? सही उत्तर है छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन है, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? सही उत्तर है 21 अगस्त। अगला क्वेश्चन है, मंगोलिया में संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभियान द्वारा रिजिलेंट रिस्टोशनल अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित किया गया? सही उत्तर है सुमेर सिंह भाटी। अगला क्वेश्चन है, तीसरी संतान के जन्म पर महिला सरकारी कर्मचारियों को 1 वर्ष का मातृत्व अवकाश देने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? सही उत्तर है तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण विद्यार्थी की मदद के लिए विद्यार्थी सहायता योजना किस राज्य सरकार ने इसकी घोषणा की है? सही उत्तर है कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, तटरक्षक बल के 5वें वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? सही उत्तर है भारत। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण विद्यार्थियों की मदद के लिए विद्यार्थी सहायता योजना की घोषणा किस राज्य ने किया है? सही उत्तर है कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला एकीकृत भूमिगत कोयला गैसीकरण परिसर बनाने का प्रस्ताव किस राज्य में रखा गया है? सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला एकीकृत भूमिगत कोयला गैसीकरण परिसर बनाने का प्रस्ताव आंध्र प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर पूर्वी रेलवे द्वारा 20 अगस्त 2026 को संचालित अवध महाशक्ति मालगाड़ी में कितने डिब्बे और कितने इंजन थे, जो कि भारत की सबसे बड़ी मालगाड़ी होगी? सही उत्तर है, इसका आंसर है 129 डिब्बे और 3 इंजन। आज के करंट अफेयर्स की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और उन सभी ग्रुप और उन व्यक्तियों के पास शेयर करें जो करंट अफेयर्स की जानकारी लेना चाहते हैं, करंट अफेयर्स उनको नहीं मिलते। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।